हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इज्ड। आज मैं बेसिक टर्म्स ऑफ इकोनॉमी का वीडियो का पार्ट 2 कवर करने वाला हूँ। पार्ट 1 मैं कवर कर चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं। जो रिमेनिंग टॉपिक्स बचा था वो पार्ट 2 में कवर होने वाला है। तो हमने पिछले वीडियो में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तक कवर कर लिया था, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या मेथड होता है। तो 3 मेथड है, प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर, इनकम। वन बाय वन हम लोग इन तीनों को देखते हैं। पहला है द प्रोडक्ट, और इसी को बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड मतलब समथिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो बिल्कुल वही है। हम लोग क्या करते हैं कि इसमें क्या किया जाता है, किसी कंट्री में एक साल में इन अ 1 ईयर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, जो ओके, उन सब का वैल्यू को ऐड कर देते हैं। जितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ उनका वैल्यू ऐड कर देते हैं। तो डैट इज़ उससे हम लोगों को अपना टोटल एक कितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ उसका एक आइडिया हम लोग को मिलता है। ओके, तो अब यहाँ पे ऐड कैसे करते हैं वो चीज़ यहाँ देखने वाली बात है, ठीक है। ऐड कैसे किया जाएगा ये मैं आपको एक एग्जांपल देके भी समझाऊंगा, ठीक है। आप इसे ध्यान से देखिए। तो सिंपलिसिटी के लिए मैं ये मान रहा हूँ कि हमारे इंडिया में सिर्फ 2 एंटिटीज़ हैं, एक फार्मर और एक बेकर। मतलब कि 2 ही हैं जो कि प्रोडक्शन में लगे हैं, मैं ये मान रहा हूँ। सपोज़ ये फार्मर जो है वो वीट प्रोड्यूस कर रहा है, गेहूँ उगा रहा है, ठीक है। वो मान लेते हैं कि वो 100 रुपये का गेहूँ उगा रहा है। यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि जो फार्मर है इसको ह्यूमन लेबर मतलब अपने मजदूरी के अलावा इसको कुछ भी इनपुट सीड वगैरह इरिगेशन वगैरह नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बस इसको अपना मजदूरी करना पड़ेगा, ह्यूमन लेबर। तो वो उससे वो 100 रुपीज़ का वीट उगा लेता है, ठीक है। 100 रुपये का सामान ये प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब इस 100 रुपये में क्या है, इस 100 रुपये में से 50 रुपये का जो वीट है वो बेकर खरीद लेता है किसान से, और ये 50 रुपये की गेहूँ से वो 200 रुपये का ब्रेड बना देता है, ₹200 का। यहाँ पे हम ये मान रहे हैं कि बेकर जो है उसको ब्रेड बनाने के लिए सिर्फ गेहूँ चाहिए, ओनली वीट चाहिए 50 रुपीज़ का, और उससे वो 200 का सामान बना रहा है। तो हम इनपुट में सिर्फ वीट को ले रहे हैं, ठीक है। तो एक सिंपल अगर हम लोग देखें तो अगर बात करें कितना प्रोडक्शन हो रहा है टोटल इकोनॉमी में, तो 100 रुपये का सामान तो 100 रुपये का सामान तो किसान जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, और 200 का सामान बेकर कर रहा है। अगर सिंपली देखा जाए तो हम लोग कहेंगे कि ओवरऑल 300 का प्रोडक्शन हमारे इकोनॉमी में हो रहा है, ठीक है, ऐसा बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ हम लोग को ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, हम लोग इस तरह से ऐड नहीं करेंगे। कैसे ऐड करेंगे वो समझते हैं। अब यहाँ आप ये देखिए कि जो बेकर 200 का सामान बनाया, तो 200 क्या इसका अकेले का पूरा कंट्रीब्यूशन है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें 50 रुपये का जो है वीट किसान का दिया हुआ है। तो इस 200 में 50 रुपये किसान का है, उसको माइनस करेंगे। तो अगर कंट्रीब्यूशन का बात करें कितना बेकर कंट्रीब्यूट कर रहा है इकोनॉमी में, 150 कर रहा है, ठीक है। जो फार्मर का कंट्रीब्यूशन था वो तो 100 में ऐड हो चुका था, हम लोग पहले बोल चुके हैं 100 बनाया है और उसमें से 50 दे रहा है। तो ये जो 50 जो कि फार्मर से आया उसको ऐड करने का ज़रूरत नहीं है। वो अपने तरफ से बेकर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको ऐड करेंगे। तो आप मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं, कोई फर्म कोई कंपनी कितना प्रोड्यूस कर रहा है
ठीक है। तो वो अपने तरफ से कितना उसमें वैल्यू ऐड कर रहा है, कितना जोड़ रहा है। सपोज कि कोई 1,000 का सामान बनाया, उसमें उसको 200 का इनपुट लगा था, तो वो 200 घटाएंगे, सिर्फ 800 रुपये उसका कहलाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर इस तरह से देखें तो टोटल 100 रुपये तो किसान का हुआ और 150 इसका हुआ, 150 इसका हुआ, तो ओवरऑल 250 हम लोग का इस मेथड से हम लोग का नेशनल इकोनॉमी का होगा 250 का, ठीक है। तो ये हो गया प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड, जहाँ पे हम लोग गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वैल्यू एडेड। तो मैंने बताया कि जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, द टर्म यूज टू डिनोट द नेट कंट्रीब्यूशन मेड बाय ए फर्म, एक फर्म जो कंट्रीब्यूशन करता है उसको क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड। ओके, तो फार्मर जो है उसका वैल्यू एडेड कितना है, 100 रुपीज़ का, जो बेकर था उसका 150 रुपीज़, राइट। ओके, तो कितना वैल्यू ऐड कर रहा है, ग्रॉस वैल्यू एडेड फार्मूला दिया हुआ है। तो मैंने एक्सप्लेन किया अभी कि वैल्यू ऑफ, इसमें फार्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फर्म माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। 200 का बेकर ब्रेड बना रहा था और 50 रुपया उसका इंटरमीडिएट गुड था, वीट, माइनस कर देंगे 150, तो ये उसका ग्रॉस वैल्यू एडेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला दिया हुआ है, ये क्लियर है आपको। ओके, फिर नेक्स्ट है नेट वैल्यू एडेड। अब समझते हैं यहाँ पे कि नेट वैल्यू एडेड क्या होता है। जीवीए में से, मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड में से डिप्रिशिएशन को माइनस कर देते हैं। तो डिप्रिशिएशन मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वीडियो पार्ट 1 वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि बेकर 150 का उसका नेट कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसका 150 का नेट कंट्रीब्यूशन है, वो इतना का सामान बेचता। तो क्या पूरा का पूरा जो है ये इकोनॉमी में आ गया होगा रुपया, नहीं, ऐसा नहीं। में भी हो सकता है कि उसके मशीन में कुछ डैमेज आ गया हो, जिससे वो प्रोड्यूस कर रहा है, उसके जो इक्विपमेंट थे उसमें कुछ डैमेज आ गया होगा, और उसको मेंटेन करने में, उसको रिपेयर या रिप्लेस करने में 50 रुपये का खर्च आ गया, ठीक है। तो इस 150 में से 150 में से 50 रुपये क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि मशीन वगैरह जो है वो न्यू प्रोडक्शन तो है नहीं, वो पहले से लगा हुआ था, उसको मेंटेन किया गया। तो अगर ओवरऑल आप देखिए तो न्यू कितना बना, 150 बना जरूर था, पर कुछ डैमेज हो जाने के कारण 50 रुपये चला गया। तो इकोनॉमी में जो नया जो एडिशन हुआ वो 150 में से 50, दैट इज़ मात्र 100 का हो गया, ठीक है। तो जो न्यू एडिशन हुआ इकोनॉमी में इन अ ईयर, दैट इज़ अपना क्या, नेट वैल्यू एडेड, राइट। ओके, नेक्स्ट हमें इन्वेंट्री क्या होता है समझते हैं। कोई कंपनी है, सपोज शर्ट कंपनी है, ठीक है। तो सपोज वो किसी ईयर में 1500 शर्ट्स प्रोड्यूस करती है, 1500 शर्ट प्रोड्यूस करती है, और वो साल के अंत तक सपोज 1300 शर्ट बेच लेती है। तो उसके पास कितना रिमेनिंग बच गया, 200। तो जो रिमेनिंग बच गया ना, इसी को क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री बोलते हैं, राइट। जो अनसोल्ड गुड्स बच जाता है, दैट इज इन्वेंट्री। तो चेंज ऑफ इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, कितना प्रोडक्शन किया था, कितना सेल हुआ। 1500 बनाया था कंपनी, शर्ट 1300 का सेल हुआ, तो मात्र इसका चेंज इन इन्वेंट्रीज क्या हो जाएगा, 200 रुपीज़, सॉरी, हाँ, हम 200 रुपीज़ मैंने कहा। तो बिल्कुल हम लोग जो इन्वेंट्री है उसको हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में ही लेते हैं कि कितने का उसके पास स्टॉक बचा हुआ है, ठीक है। ओके, अब हम लोग आते हैं जीडीपी बाई प्रोडक्ट मेथड। जो मेथड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उससे जीडीपी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले जीडीपी टर्म को हम लोग डिफाइन करते हैं। जीडीपी होता क्या है, जीडीपी क्या होता है। जीडीपी काफ़ी सिंपल है, क्या है, किसी कंट्री के अंदर, किसी कंट्री के बाउंड्री के अंदर, हमारे भारत के अंदर जितना का गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, जितना का सामान बन रहा है, जितना का सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है एक साल के अंदर, उन सब को जोड़ देंगे, उनके मॉनेटरी वैल्यू को जोड़ देंगे, तो वो हम लोग का जीडीपी कहलाएगा, ठीक है। तो हमारे कंट्री में कोई भी प्रोड्यूस कर रहा हो, अमेरिकन कर रहा हो, चाइनीज़ कर रहा हो, ठीक है,
इंग्लैंड का कर रहा हो, उससे मतलब नहीं, इंडियन कर रहा हो, सबका प्रोडक्ट, गुड्स, सर्विस, सबका वैल्यू ऐड होगा। ठीक है, बस कंडीशन क्या है, 1 साल 1 ईयर होना चाहिए 1 साल के अंदर। दूसरा कंडीशन की बाउंड्री के अंदर होना चाहिए, तो डैट इज़ अपना जीडीपी। ओके, तो अब हम लोग जीवीए मतलब कि ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड से समझते हैं। 4-5 कंपनी हम लोग का, रिलायंस, सपोज टाटा, गूगल, है ना, फिर सपोज कि नेस्ले, तो ये सब अपना, इन लोग का इन ईयर इनका अपना कुछ जीवीए होगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड, इनका कुछ होगा, इनका कुछ होगा, बहुत कंपनी है, सबका जीवीए आपस में ऐड कर देंगे, तो इससे हम लोग का जीडीपी निकल जाएगा। ठीक है, जीडीपी टोटल हो गया, ग्रॉस टोटल, लेकिन कुछ डैमेज भी आया होगा पक्का, जो कि डेप्रिसिएशन है, तो टोटल में से जब हम लोग डेप्रिसिएशन को हटा देंगे तो ये नेट जो एक्चुअल में बना न्यू, दैट इज़ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, अब हमारा नेक्स्ट मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। नाम से क्लियर कि स्पष्ट है, खर्चा, एक्सपेंडिचर मीन्स क्या, खर्च हो रहा है। तो प्रोडक्ट मेथड में हम लोग कितना का सामान प्रोड्यूस हुआ वो देख रहे थे, प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे थे। अब एक्सपेंडिचर मेथड में फोकस कहाँ करना है, खर्चे पे, कितना लोग खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग जो थे वो प्रोड्यूसर लोग के तरफ थे, अब आ जाना है कंज्यूमर के तरफ से देखना है इकोनॉमी को, कि कंज्यूमर कितना खर्च कर रहा है। ठीक है, अब उसके मेथड से कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर मेथड से जो कंज्यूमर जीडीपी का फॉर्मूला होता है, अच्छा पहले लिखा क्या है वो समझते हैं, देखें। ऑल द फाइनल एक्सपेंडिचर रिसीव्ड बाय द फर्म फॉर देयर गुड्स एंड सर्विस इन अ ईयर आर एडेड। किसी फर्म के द्वारा जो एक्सपेंडिचर, उनको खर्च, मतलब जो सामान बेचते हैं उनके बदले उनको रुपया मिलता है। ठीक है, जो लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उन सब को जोड़ देते हैं, तो वो हम लोग का जीडीपी मिलता है। एक बात यहाँ पे ध्यान रहे कि खर्च जो कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो हम लोग के कंट्री के अंदर गुड्स बन रहा है उस पर फोकस करना है, गुड्स एंड सर्विस पे। तो समझते हैं यहाँ पे कि खर्च कौन कौन करता है। तो कंज्यूमर है पहला, कंज्यूमर, ये कंज्यूमर कुछ खर्च करेगा, एजुकेशन पे, घूमने फिरने जाएगा, फूड पे, क्लॉथ्स पे, तो उसके खर्च को हम लोग सी मानेंगे। ठीक है, हम लोग के कंट्री के अंदर सामान बन रहा है, उस पर वो खर्च कर रहा है, तो डैट इज़ सी। मुकेश अंबानी जो है वो खर्च करेंगे, कैसे, उनको अपने 5G का नेटवर्क को और बढ़ाना है, मतलब कि लाना एक्चुअली में, और जो पहले से नेटवर्क है उसको बढ़ाना है, तो वो उसमें कुछ टावर वगैरह और कुछ फैसिलिटी वगैरह को इस्टेब्लिश करेंगे, तो उनके लिए उनको इक्विपमेंट चाहिए, तो वो क्या करेंगे, मार्केट से खरीदेंगे। ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट, वो तो भी खर्च करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट के रूप में ये हो गया। अब गवर्नमेंट भी खर्च करता है, गवर्नमेंट का खर्च भी दो तरह का कैसे, एक कंजम्पशन वाला, एक कैपिटल वाला। ठीक है, कंजप्शन वाला तो समझ रहे हैं, कैपिटल वाला इन्वेस्टमेंट हो गया। सपोज कि मोदी गवर्नमेंट का ये प्लान है कि डिजिटल इंडिया को प्रमोट करना है, तो उसके लिए हर एक एमपीज़ को लैपटॉप दें। अब उनको लैपटॉप चाहिए तो लैपटॉप पे खर्च करेंगे। ठीक है, उसी तरह रेलवे बन रहा है, रोड बन रहा है, ठीक है, सोलर पैनल्स लग रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट है, तो गवर्नमेंट भी खर्च करता है, इसको हम लोग कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। ठीक है, कुछ अब क्या है कि हम लोग का जो इंडिया में सामान बनता है, मेडिसिन चाहे बहुत चीज़ है, जो कि इवन फॉरेनर कंपनी बना रही है चाहे इंडिया बना रही है, वो बाहर जाता भी है, एक्सपोर्ट होता है, तो वहाँ के लोग खर्च करते हैं, वो इंडिया में आता है, तो एक्सपोर्ट से भी हम लोग को कमाई होता है। ठीक है, लेकिन ये इतना हो गया, कंज्यूमर हो गया, इन्वेस्टमेंट में खर्च हुआ,
गवर्नमेंट खर्च कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो बाहर के लोग खर्च कर रहे हैं, तो वो हम लोग के मतलब इंडियन कंपनीज़ को, और जो कंपनी इंडिया के अंदर काम कर रही है उनको जो है वो रुपया मिल रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है कि हम लोग गुड्स बाहर से इंपोर्ट भी करते हैं, मंगवाते भी हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। चाहे कंज्यूमर भी कुछ बाहर से गुड्स मंगवाता है, इन्वेस्टमेंट भी में भी कुछ वो बाहर से मुकेश अंबानी को सब सामान इंडिया में नहीं मिलने वाला, कुछ बाहर से मंगवाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी कुछ सामान बाहर से मंगवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो इम्पोर्ट है उसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एक बात ध्यान क्या देना है हम लोगों को कि आई जो है वो रुपया हम लोग की खर्च जो है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जा रहा है कहीं और, ठीक है। तो ये हम लोग के जीडीपी में नहीं ऐड होगा, क्योंकि जो सामान हम लोग यूज़ किए हैं वो हमारे कंट्री के अंदर नहीं बना था, वो कहीं और बना था, हमने इसको इंपोर्ट किया था, तो रुपया भी कहीं और जाएगा, तो वो हम लोग के जीडीपी के अंदर कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। तो जीडीपी में हम लोग कंज्यूमर का प्लस इन्वेस्टमेंट हुआ प्लस जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किया और जो एक्सपोर्ट हुआ जिससे हम लोग को रुपया आया, और माइनस इंपोर्ट, इन सब से हमारे देश में हम लोग का रेवेन्यू जनरेट हुआ, जो कि इंडिया के अंदर काम कर रही कंपनीज़ को मिला, बट जो एम है वो बाहर के कंपनीज़ को जा रहा है, जो कि इंडिया में सामान बना ही नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से इन सब का मतलब कि सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम से हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड से अपना जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट है इनकम मेथड। इनकम मेथड में अब हम लोग प्रोडक्ट में हम लोग प्रोड्यूसर साइड थे, ठीक है। एक्सपेंडिचर में हम लोग कंज्यूमर के साइड से देख रहे थे कंट्री की इनकम को। अब जो इनकम मेथड में हम लोग देखेंगे कि यहाँ के लोगों को इनकम कितना मिल रहा है। देश में कई कंपनी हैं, कई कंपनी में बहुत तरह के लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी तरह से कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, सब कुछ इनकम मिल रहा होगा, ठीक है। उन सब इनकम को जोड़ देंगे, क्योंकि कंपनी गुड्स बेचेगा, ठीक है, गुड्स बेचेगा, उसको पेमेंट मिलेगा, फिर वही पूरा का पूरा पेमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लोगों में। और मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन करने में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड व्हाट, एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबका अपना अपना सबको इनकम मिलेगा। जो लैंड दे रहा है, सपोज टाटा कंपनी को लैंड चाहिए, तो लैंड लेगा तो उसको रेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, रेंट मिलेगा, ठीक है। कोई लेबर प्रोवाइड कर रहा है, जो ह्यूमन लेबर है, तो उसको क्या मिलेगा, वेजेस मिलेंगे, ठीक है। सपोज कि रतन टाटा को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा जो है वो रुपया एसबीआई से लोन लिया, तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट। अब रतन टाटा खुद क्या है, कंपनी खोल रखा है, तो वो कुछ प्रॉफिट लेगा। तो ये इन जो सबको कुछ ना कुछ इनकम मिल रहा है, तो जब टोटल इनकम को जोड़ देंगे हम लोग इस तरह, तो हम लोग को इनकम मेथड से अपना जीडीपी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू प्लस पी प्लस आई एन प्लस आर, राइट। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक अपना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये समझते हैं क्या होता है। इट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड by the people of a country in a given year. जीएनपी में क्या होता है कि जीएनपी में किसी एक देश के लोग, सपोज इंडिया के लोग, जितना गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एक साल के अंदर, उन सब को ऐड करते हैं, उन सब को काउंट करते हैं। और दूसरी बात, हमें इस बात से ज़रा सा ये मतलब नहीं है कि वो आदमी इंडिया में काम कर रहा है, अमेरिका में काम कर रहा है, इंग्लैंड में काम कर रहा है, दुनिया के किसी कोने में काम करेगा, उसके
उसके कंट्रीब्यूशन को हम लोग जीएनपी में ऐड करेंगे। जीडीपी में क्या था, वहाँ रिस्ट्रिक्शन था विद इन द बाउंड्री ऑफ द नेशन, बट ऐसा जीएनपी में नहीं है। तो ये डिफरेंस है। तो इट इज़ नॉट टेरिटरी स्पेसिफिक, ये सीमाओं में नहीं बंधा है, राइट। तो जीएनपी का फार्मूला क्या होता है, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, ये फार्मूला है। जीडीपी तो जानते हैं हम लोग क्या होता है, ठीक है। अब समझते हैं नेट फैक्टर इनकम क्या होता है। फैक्टर इनकम आप याद कीजिए वीडियो पार्ट 1 का, फैक्टर पेमेंट्स वही फैक्टर इनकम है। हम लोग के जो लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उनको कुछ इनकम मिलेगा, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, फैक्टर इनकम। लैंड दे रहे हैं, अपना लेबर दे रहे हैं, या कैपिटल दिए हैं, या अपना स्किल्स दे रहे हैं, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। तो उनको क्या मिलेगा, इनकम मिलेगा, उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। तो नेट फैक्टर इनकम क्या होता है ये समझते हैं। नेट फैक्टर इनकम क्या होता है, अब क्या है कि हम लोग इंडियंस बाहर काम कर रहे हैं, ठीक है, बाहर वो प्रोडक्शन में मदद कर रहे हैं, या इवन हम लोग की कंपनीज कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो वहाँ से उनको पैसा मिलेगा, तो वो कहलाएगा इनफ्लो, ठीक है। रुपया कहाँ आ रहा है, हमारे देश के अंदर, जो कि हम लोग के इंडियंस के कंट्रीब्यूशन के कारण आ रहा है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ कुछ फॉरेनर कंपनी है, उनके लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, वो अपना यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। तो वो जब इंडिया में जो कमा रहे हैं, तो वो अपना इनकम कहाँ भेजेंगे, अपने देश भेजेंगे जहाँ के वो रहने वाले हैं। तो कुछ मनी इंडिया से बाहर निकलेगा, तो उसको हम लोग माइनस करेंगे, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। जो बाहर निकलेगा दैट इज़ आउटफ्लो। तो जो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो होता है, जितना मनी आया और जितना गया, इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन, उससे वो क्या बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे जीएनपी क्या हो गया, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इंडिया के केस में क्या होता है, आई माइनस ओ, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, हमेशा निगेटिव होता है। निगेटिव क्यों, इसीलिए क्योंकि आउटफ्लो हम लोग का हमेशा ज़्यादा है, इंडिया से रुपया अधिक बाहर जाता है, आता कम है। तो इसी कारण से जो ये वैल्यू है नेट फैक्टर इनकम, इंडिया के केस में ऑलवेज निगेटिव होता है। तो मतलब कि अगर इंडिया के लिए फार्मूला लिखना चाहें तो जीएनपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीडीपी माइनस एनएफआई, ठीक है। तो फार्मूला से बिल्कुल क्लियर है कि हम लोग का जीएनपी अब तक जो है वो जीडीपी से कम रहा है, क्योंकि हम लोग का नेट फैक्टर इनकम क्या नेगेटिव है, रुपए का इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज़्यादा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक फिर अब है नेट नेशनल प्रोडक्ट। पहले था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अब वही चीज़ है लेकिन नेट। नेट क्या होता है, पहले भी देख चुके हैं हम लोग। ग्रॉस में से आप डिप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दैट इज़ नेट। जितना प्रोडक्शन हो रहा है सब का सब न्यू नहीं होता है, क्योंकि कुछ जो है वो पहले को मेंटेन करने में, रिपेयर करने में चला जाएगा, तो उसको माइनस कर देंगे तो हम लोग का एनएनपी निकल जाएगा, ठीक है। ओके, अच्छा, यहाँ पे दो टर्म आपको समझाना है। एक होता है मार्केट प्राइस, ठीक है, और दूसरा है फैक्टर कॉस्ट। तो पहले समझते हैं फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। किसी सामान को बनाने में जितना कॉस्ट लगता है, किसी फैक्ट्री के अंदर कॉस्ट लगेगा। कोई सामान बना तो उसमें कुछ इनपुट डालेगा, ठीक है, कुछ लेबर को देना है, वेजेस, रुपया देना पड़ेगा, और कुछ प्रॉफिट रखेगा जो कंपनी का मालिक है, फैक्ट्री का मालिक है, कुछ उसको रेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ओवरऑल जितना खर्च पड़ा उसको बनाने में, दैट इज़ फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। और जब ये सामान मार्केट में आता है, होता क्या है,
गवर्नमेंट इस कॉस्ट पे अपने तरफ से फैक्टर कॉस्ट पे कुछ टैक्स लगा देता है या कभी कभार सब्सिडी प्रोवाइड करता है, तो उसके प्राइस में क्या आ गया, चेंज आ गया। जो फैक्टर कॉस्ट था वो वैसा वैसा नहीं रहा, वो जब मार्केट में आया तो उसके प्राइस में क्या आ गया, चेंज आ गया। जब वो टैक्स लगाएगा तो प्राइस बढ़ेगा। सब 100 रुपये का सामान था, 10 रुपये टैक्स लग गया, तो 110 रुपीज़ उसका मार्केट प्राइस हो गया, ठीक है। बट जब वो सब्सिडी देगा तो वो प्राइस घटेगा। मान लो 100 रुपये का सामान था, 20 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से मिला सब्सिडी, 80 रुपये का सामान अब मार्केट में है। तो मार्केट में क्या होता है, मार्केट प्राइस में, कि इसमें गवर्नमेंट टैक्स सब्सिडी वगैरह लगता है। और फैक्टर कॉस्ट में क्या है कि जो फैक्ट्री के अंदर जितना उस पर कॉस्ट लगा बनाने में, बस वही। तो हम लोग जो अपना जो एनएनपी होता है एट फैक्टर कॉस्ट पे, मार्केट प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट पे जो होता है उसी को बोलते हैं नेशनल इनकम, ठीक है। जितना हम लोग का एनएनपी हुआ, प्रोडक्ट्स जितने बने, उनका मॉनेटरी वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट, यही अपना नेशनल इनकम होता है। ओके, नीचे लिखा है फॉर्मूला कैसे निकालेंगे नेशनल इनकम। तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स जो लगा और प्लस सब्सिडी ऐड कर देंगे, तो ये अपना नेशनल इनकम हो गया। और जब नेशनल इनकम को हम लोग पॉपुलेशन से डिवाइड दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन से डिवाइड दे देते हैं, तो हम लोगों का पर कैपिटा इनकम निकल जाता है, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट हम रियल जीडीपी, बेस ईयर, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल, ठीक है, क्या होता है समझते हैं। क्या है कि हम लोग के मार्केट में प्राइसेस में, गुड्स सर्विस के प्राइसेस में हमेशा वेरिएशन आता रहता है। कभी दाम इंक्रीज़ करता है, कभी घटता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक साल को, ईयर को, कुछ किसी पार्टिकुलर ईयर को फिक्स कर लेते हैं कि अब जो भी आगे आने वाले ईयर्स में गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होंगे, उनको अगर सपोज कंपेरिजन करना है, उनके दाम को कितना घटा, कितना महंगाई आया, क्या हुआ, उसको उस पार्टिकुलर ईयर से हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो उस पार्टिकुलर ईयर को हम लोग बोलते हैं बेस ईयर। बेस ईयर क्या होता है, द ईयर विच हुज प्राइसेस आर यूज्ड टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी। तो मैं आपको समझाऊंगा, बट इतना इसमें ये समझिए कि जो ईयर हमने फिक्स किया था ताकि आगे जो भी गुड्स सर्विस प्रोड्यूस हो उससे हम लोग कंपेयर कर सकेंगे कि किसी पार्टिकुलर थिंग का, गुड्स का जो वैल्यू है, प्राइस है, वो कम हुआ है कि अधिक हुआ है, उसको बोलते हैं बेस ईयर, ठीक है। तो हम लोग का जो करेंटली बेस ईयर है वो 2011-12 है। इसके पहले 2004-05 था, बट अब जो है वो 11-12 हो गया है, राइट। तो अब हम लोग जो भी कंपेयर करते हैं अपने प्राइसेस को कि घटा है कि बढ़ा है, वो 11-12 जो प्राइस था उसके रिस्पेक्ट में, उसके रिलेटिव में हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अब हम समझते हैं पहले कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। जो जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है एट करेंट मार्केट प्राइस, उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। और जो कैलकुलेट किया जाता है रियल एट कांस्टेंट प्राइस, उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। मैं आपको दोनों टर्म एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सपोज़ कि हमारे देश में एप्पल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है, एप्पल्स बनता है। 2011-12 में एप्पल का जो दाम था वो ₹100 पर केजी था, राइट, सपोज। और आज 2020 में ये दाम जो है, जस्ट फॉर एग्जांपल मानते हैं ₹150 केजी है, ठीक है। तो 11-12 में ₹100 था और 20 में ₹150 है। तो अगर हम 11-12 में बात करें कि मान लो कि उस साल हम लोगों का जो एप्पल्स का प्रोडक्शन हुआ होगा, जस्ट फॉर एग्जांपल वो 30 केजी हुआ होगा, 30 केजी। तो अगर इस साल अपना जीडीपी कैलकुलेट करें तो टोटल कितना का प्रोडक्शन हुआ, 30 केजी, तो निकाला है तो ये लगभग 3000 का हम लोग का टोटल जीडीपी होगा इस साल 2011-12 के प्राइस पे, ठीक है।
अब हम लोग अब सेम मान लो कि एप्पल्स निकालते हैं 2020 में 30 kg का दाम, तो ये करीब 4500 आएगा, राइट। तो साफ बिल्कुल क्लियर कट कि 2011-12 में अपना GDP 3000 का था और यहाँ पे 20 में 4500 का है, ठीक है। तो अब जो हम लोग का जो करेंट प्राइस चल रहा है वो 150 चल रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग GDP अपना कैलकुलेट किए करंट प्राइस पे, जो अभी का दाम क्या है 150 है, तो ये कहलाता है नॉमिनल, ठीक है। और जब हम लोग ओके हाँ बिल्कुल, अगर सपोज मान लीजिए कि हम लोग इसी 30 kg, मान लो कि अगर 30 kg हम लोग जो 2020 में 30 kg अगर प्रोड्यूस हुआ, उसको भी अगर हम 2011-12 के प्राइस जो कि 100 रुपये था से कैलकुलेट करते हैं तो वो 3000 ही आता, ठीक है। तो जो 2011-12 के प्राइस से कंपेयर करेंगे हम लोग तो वो 3000 ही आएगा। तो जब हम लोग जो बेस ईयर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, बेस ईयर के प्राइस को देख के निकालते हैं GDP, तो वो होता है रियल GDP, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2011-12 में भी 30 kg बना, एप्पल्स बना, तो उस समय दाम 3000 है, ठीक है। और 20 में 4500 30 kg का ही। तो कोई जनरल में क्या बोलेगा कि GDP बढ़ा है, लेकिन नहीं, GDP नहीं बढ़ा है, महंगाई बढ़ गया है, ठीक है। अभी 100 रुपये किलो था यहाँ पे आपका KG, पर यहाँ पे ₹150 हो गया, तो ये कॉस्ट बढ़ गया है। समझ रहे हैं बात को ना, बिल्कुल। तो जब हम लोग अभी जो प्राइस चल रहा है उस पर कैलकुलेट करेंगे GDP, वो अपना नॉमिनल है। और जब जो बेस ईयर है उसके हिसाब से करेंगे तो वो अपना रियल कहलाएगा, राइट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट टर्म है इन्फ्लेशन। तो a situation in which the prices of goods and services increases constantly and fall in the purchasing power money। सामान का जो दाम है वो लगातार बढ़ रहा है, अनचेक्ड, उस पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, और जो मनी का परचेजिंग पावर है वो घट रहा है। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। तो सामान का दाम बढ़ रहा है और परचेजिंग पावर घट रहा है, दैट इज़ इन्फ्लेशन। मैं यहाँ पे थोड़ा आपको परचेजिंग पावर ऑफ मनी कैसे घटता है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सपोज़ कि पहले आप 100 रुपये में 1 kg एप्पल खरीद पा रहे थे, राइट। अब दाम बढ़ चुका है, तो अब आप 100 रुपये में, दाम बढ़ चुका है तो आपको 100 रुपये में अब जो है वो मात्र आधा 500 ग्राम, हाफ एन KG एप्पल्स आप खरीद पा रहे हैं। तो पहले 100 रुपये 1 kg के बराबर था, 1 किलो खरीद रहा था, लेकिन अब मात्र आधा किलो 500 ग्राम खरीद रहा है। तो अब क्या हुआ, खरीदने की जो पावर, शक्ति है मनी का, क्या हो गया, घट गया। तो ये इसके परचेजिंग पावर में फॉल हुआ, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन हो गया। हम लोग इन्फ्लेशन रेट को मेजर कैसे करते हैं, महंगाई कितना बढ़ा उसके लिए कुछ है। तो पहला जो है GDP डिफेल्टर, ये क्या होता है, ये होता है नॉमिनल GDP बाई रियल GDP, ठीक है। जो एग्जांपल हमने पीछे लिया था उससे ही कंपेयर कर रहे हैं, उससे ही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल GDP बाई रियल GDP, तो 2020 के प्राइस पे जो अपने एप्पल्स थे वो ₹4500 थे, एंड 2011-12 मतलब जो अपना बेस प्राइस है उसके हिसाब से 3000 थे, राइट। तो अगर हम NG/RG निकालें उस हिसाब से तो क्या हो जाएगा, देखिए ज़रा, 4500/3000, ठीक है।
9/6, ओके देन ऑलमोस्ट 1.5 है ना, 1.5। तो इसका मीनिंग क्या निकला कि जो नॉमिनल जीडीपी जो करीब हम लोग की जो इन्फ्लेशन है वो 1.5 गुना है, ठीक है, जो दाम है वो 1.5 टाइम्स बढ़ गया है। तो जीडीपी डिफ्लेटर से हम लोगों को इन्फ्लेशन का जानकारी मिलता है कि कितना बढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये क्या होता है? इट इज़, नाम से क्लियर, होलसेल, जब आदमी बल्क अमाउंट में कुछ चीज़ खरीदता है, दैट इज़ बल्क अमाउंट में। तो इट इज़ यूज टू मेजर होलसेल इन्फ्लेशन, ठीक है। होलसेल में कितना महंगाई आया है उसको मेज़र करने के लिए हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स का यूज़ करते हैं। इट कैलकुलेट्स प्राइसेस पेड बाय मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर, राइट, ठीक है। इसको हम लोग हेडलाइन इन्फ्लेशन में बोलते हैं। एक बात ध्यान क्या देना है कि इसमें सर्विसेज नहीं आता है, इसमें सिर्फ हम लोग गुड्स रखते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स के बास्केट में जो है उसमें हम लोग ओनली गुड्स रखते हैं, सर्विस नहीं आता है। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नाम से क्लियर है, कंज्यूमर ग्राहक के लिए है, ठीक है। तो ग्राहक क्या करता है? खुदरा। तो जो खुदरा महंगाई मतलब कि जो रिटेल लेवल पे, कंज्यूमर लेवल पे हम लोग इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, उसके लिए हम लोग CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का यूज़ करते हैं। तो इट इज़ एन इंडेक्स यूज टू एस्टिमेट प्राइस चेंजेस ऑफ अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अबाउट बाय द रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए एक कुछ गुड्स ले लेते हैं जो कि हम लोग ये मानते हैं कि इसमें, हाँ, इसमें गुड्स सर्विस बहुत आता है, जो हम ये मानते हैं कंज्यूमर यूज़ करता है, समथिंग गुड्स। और फिर हम लोग कॉस्ट ऑफ बास्केट एट करेंट प्राइस, कॉस्ट ऑफ बास्केट एट बेस प्राइस इनटू 100, ठीक है। परसेंटेज के टर्म्स में हम लोग निकालते हैं कितना परसेंटेज जो है उसका दाम में इंक्रीजमेंट आया है, राइट। तो हम लोग को ये कंज्यूमर लेवल पे इन्फ्लेशन देता है, दैट इज CPI, ओके। अब यहाँ पे डिफरेंस दिया है CPI और WPI, मैंने आपको बताया है, बट जस्ट एक बार देख लेते हैं इसको भी। इट मेजर्स द चेंजेस इन द रिटेल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, CPI के बारे में, रिटेल प्राइस में, ठीक है। और इट मेजर चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय होलसेलर। होलसेल में हम लोग को मतलब नहीं, होलसेल जो थोक से लेता है दुकानदार, मैन्युफैक्चरर लोग, उन लोग के लिए WPI है। CPI रिलीज ऑन मंथली बेसिस, मंथली निकलता है। WPI रिलीज ऑन अ वीकली बेसिस, ये वीकली निकलता है, राइट। CPI इंक्लूड्स बोथ गुड्स एंड सर्विस, इसमें गुड्स भी सर्विस दोनों आता है, इसमें सिर्फ गुड्स आता है। इट इंक्लूड्स 8 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, इसमें 8 कैटेगरी होता है, ठीक है। एंड इट इंक्लूड्स प्राइमरी आर्टिकल्स हो गया, फ्यूल्स, पावर, मैन्युफैक्चर गुड्स वगैरह आता है। बेस ईयर इज कैलेंडर ईयर, कैलेंडर, फाइनेंशियल ईयर नहीं था। हम लोगों का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर है वो 2012 है, राइट। एंड इसमें क्या होता है, बेस ईयर इज़ फाइनेंशियल ईयर, तो इसका बेस ईयर जो हम लोग का 2011-12 है। उसके बाद इट कैलकुलेट द फाइनल स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन, हाँ बिल्कुल सही बात है। फाइनल स्टेज कहाँ है? सामान कुछ बना, फाइनली कहाँ आएगा? कंज्यूमर के पास। तो फाइनल स्टेज में कितना महंगाई है उसको मेजर करता है। इट मेजर्स इन्फ्लेशन इन द फर्स्ट स्टेज, राइट। फैक्ट्री से सामान आया होलसेल में, तो वो पहला स्टेप है, मार्केट में उतरा तो, ठीक है, फर्स्ट स्टेज है। तो फर्स्ट WPI जो है वो फर्स्ट स्टेज में इन्फ्लेशन को मेजर करता है। CPI इज़ ऑफ इम्पॉर्टेंस टू द जनरल पब्लिक, बिल्कुल हम लोग कंज्यूमर, हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, हम लोग इससे देख सकते हैं कितना महंगाई बढ़ा है। WPI इज़ ऑफ इम्पॉर्टेंस टू दोज हु कीप ट्रैक ऑफ होलसेल प्राइसेस, हाँ, जिनको थोक में खरीदना होता है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है, हम लोग को इससे मतलब नहीं है, ओके। तो देन हमारा वीडियो टॉपिक्स मैंने पूरा कंप्लीट किया। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
और कोई सजेशन है या कुछ इम्प्रूवमेंट मुझे करना चाहिए तो आप बिल्कुल आप सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियो के अपडेट्स मिलें। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।